फाइनल अकाउंट फॉर्मेट फॉर व्हाट? बैंक्स। बेटा बैंकिंग के लिए शेड्यूल 3 इज नॉट एप्लीकेबल। बैंकिंग के लिए शेड्यूल 3 इज नॉट एप्लीकेबल। बैंकिंग के लिए व्हाट इज एप्लीकेबल इज आरबीआई गाइडलाइन। इज दैट ओके? अब मेरे बच्चों, ये गाइडलाइन आने वाले कुछ समय में चेंज होने वाली है। मई 2018, नवंबर 2018 तक निश्चिंत रहिए, कोई चेंज नहीं है। तो एक नोट लिख लीजिए, आर सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट। दिस फॉर्मेट इज सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट। फॉर्मेट इज सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट। फॉर्मेट इज सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट। सर कितना अमेंडमेंट हो सकता है? बेटा फॉर्मेट तो ऐसा बदलेगा कि तुम पागल हो जाओगे। लाइबिलिटी नीचे आ जाएगी, एसेट ऊपर आ जाएगी। हां, फॉर्मेट इतना बदलने वाला है, राइट? तो बेहतर होगा कि आप पास हो जाओ। सो मई 2018, नवंबर 2018 तक निश्चिंत रहो, कोई फॉर्मेट में दुरुस्ती नहीं है। और उसके आगे भी इंस्टीट्यूट कब अप्लाई करेगी उसके बेसिस पर अपना कॉल होएगा। सो इट इज कंप्लीटली इन द हैंड्स ऑफ इंस्टीट्यूट आफ्टर दैट। सो अभी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब फॉर्मेट में क्या क्या लिखा है सुनिए। ये आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से तो जो फर्स्ट पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट में मैंने सिर्फ यही प्रूव किया है कि इसकी बैलेंस शीट इसके हिसाब से होती है। ये प्लीज हाईलाइट कर दो ये वाला पॉइंट। द फॉर्मेट्स आर गिवन बिलो एज स्पेसिफाइड इन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। और ये किसने सजेस्ट किए थे? श्री ए घोष, डेप्यूटी गवर्नर आरबीआई, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री ए घोष। इज दैट ओके? आशा करता हूं कि आप में से भी कोई व्यक्ति के बारे में मैं क्लास में पढ़ाऊंगा। आशा करता हूं कि आप में से भी किसी व्यक्ति के बारे में मैं क्लास में पढ़ाऊंगा और ऐसा नाम लिखा होगा आपका। ठीक है, भगवान जाने कब आता है वो दिन। अब वो जो फॉर्म है उसकी बैलेंस शीट के बारे में बता रहा हूं, तो सुनिए क्या है। पहले ये बोलिए, कैन राखी दीवानी बाय ऑमलेट। C is capital, R is reserves and surplus, D is deposits, B is borrowing and O is other liabilities. Can Rakhi Diwani buy omelette? खड़िया, उसके आगे देख लो, CBI, a fraud organization. नहीं नहीं है नहीं, बस बता रहा हूं। C is cash and balance with RBI. B is balance with bank and money at call and short notice. I is investment. A is advances. F is fixed asset. O is other asset. समझे क्या हुआ? हाँ ठीक है, बताओ अभी मुझे क्या? CBI, a fraud organization or a फालतू organization, the way you want it. तो बताओ क्या है जल्दी से? Can राखी दीवानी buy omelette. दूसरा क्या है? CBI, a fraud organization or a फालतू organization, whatever you want it. Agreed? उसके बाद में contingent liability. शेड्यूल 12 contingent liability. शेड्यूल 13 इंटरेस्ट अर्न, शेड्यूल 14 अदर इनकम, शेड्यूल 15 इंटरेस्ट एक्सपेंडेड और शेड्यूल 16 अदर एक्सपेंसेस। ये रहा बीपीएल, सॉरी बीपीएल नहीं, पी&एल अकाउंट। देख रहे हो आप, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो 16 के 16 शेड्यूल तो मैं आपको याद दिला दूंगा, ये मेरा वचन रहा आपको, और उसके अंदर क्या है वो भी बता दूंगा। बट अभी आपको थोड़ा सा कॉपरेट करना पड़ेगा। 2-3 बार बैलेंस शीट को रीड करते हो और फिर सब लोग रिवाइज करते। सो पहला वाला लो कैपिटल। पहला वाला कौन सा? कैपिटल है क्या? अब जैसे मैं बोलता हूं लिख लो, ये जैसे शेड्यूल 3 में या कहीं पर भी आपने पढ़ा होगा बचपन से, सेम टू सेम वैसा। इसमें कुछ नया काम आपको एग्जाम में नहीं करना है। सो कैपिटल इज इजी, राइट? रिजर्व्स एंड सरप्लस में लिख लीजिए रीड पेज नंबर। रीड पेज नंबर, कुठला पेज नंबर है रे बाळा? रीड पेज नंबर 4, रिजर्व फंड। बेटा एक बैंक को किसी भी सूरत में, एक बैंक को किसी भी सूरत में 25% का रिजर्व क्रिएट करना ही पड़ता है, रिजर्व फंड। इज दैट ओके? तो वो चीज मैं आपको समझाऊंगा, बट अभी आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए कौन सा पेज पढ़ेंगे? पेज नंबर 4, ये मैं पढ़ा दूंगा।
बट दूसरा कौन सा है, रिजर्व एंड सरप्लस, उसके अंदर लिख लीजिए ब्रैकेट में रिजर्व फंड के बारे में पढ़ना है। बाकी के सारे रिजर्व, जनरल रिजर्व, सीआरआर या उसके अलावा सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, ये सारे रिजर्व सेम टू सेम है जैसे आपने बाकी के किसी कंपनी लॉ में पढ़े होंगे। एक ही रिजर्व इधर नया आता है, उसका नाम क्या है, रिजर्व फंड, और ये मैंडेटरी है बैंक को बनाना एज पर आरबीआई गाइडलाइन। और वो कितना परसेंट है बेटा जी, 25%। से यस मेरे पांडे जी, आगे देखिए ना क्या है, डिपॉजिट। डिपॉजिट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, डिपॉजिट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। डिपॉजिट मतलब बेटा आज तक आप पढ़ते हैं एफडी क्या है, असेट है। अब बोलोगे एफडी असेट नहीं, लाइबिलिटी है, क्योंकि हम किसके एंगल से देख रहे हैं, बैंक। सो बैंक के पास सेविंग डिपॉजिट इज अ लाइबिलिटी, बैंक के पास एफडी है, वो भी क्या है, डिपॉजिट। करंट अकाउंट है, वो भी क्या है, डिपॉजिट। अब कुछ केसेस में ये इंटरेस्टिंग रुख ले लेगा। कैसे, देखो बेटा जी, डिपॉजिट को दो बैलेंसेस आने लग जाएंगे कुछ केसेस में, जैसे सीसी अकाउंट है तो दो बैलेंसेस आने लगेंगे। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो डिपॉजिट है, अगर डेबिट बैलेंस है तो वो एडवांसेस है। समझ में आ रही बात धन में, क्योंकि असेट को होता है डेबिट बैलेंस, तो वो असेट साइड में दिखाया जाएगा। तो जैसे एक लोन होता है ना, तो उसको क्रेडिट बैलेंस रहेगा, एग्रीड। और अगर कोई असेट है तो उसको कौन सा बैलेंस रहेगा, डेबिट बैलेंस। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, बैंक ओवरड्राफ्ट, अभी तक आप क्या पढ़ते हैं, इट इज व्हाट, लाइबिलिटी। बट बैंक के लिए क्या होगा, असेट, तो इट विल बी शोन वेयर, असेट साइड अंडर द हेडिंग एडवांसेस। बट अगर मान लो बैंक बैलेंस रहा पॉजिटिव, बैंक बैलेंस रहा, तो मेरे लिए क्या एसेट है, बैंक के लिए क्या है, लाइबिलिटी, तो वो कहां दिखाया जाएगा, डिपॉजिट, डिपॉजिट्स में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो डिपॉजिट लिख लो, रिलेटेड टू बैंक अकाउंट्स, ये करवा दूंगा मैं, डोंट वरी अबाउट इट। रिलेटेड टू बैंक अकाउंट लिख लीजिए, सेविंग बैंक अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, एक्सेट्रा। आई टेक केयर ऑफ इट, नॉट अ बिग डील। सो यहां तक कहां पर है, कैन, राखी, दीवानी, बाय, बी इज व्हाट, बोरिंग्स। बैंक के यहां पर बोरिंग्स चलते ही रहता है, कई बार आरबीआई से उनको बोरो करना पड़ता है कुछ शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स के लिए। सो बोरिंग चलती रहती है। तो बोरिंग में भी कुछ नई चीज नहीं आपको पढ़ने को मिलेगी। जो कोई भी लोन उठाया बैंक ने, बोरिंग्स की है, वो सारी चीजें इधर आएगी, बोरिंग्स। फिर क्या है, अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन, राइट डाउन इन द ब्रैकेट, इंपॉर्टेंट, रीड इट। इसका हम शेड्यूल 5 एकदम डिटेल में देखेंगे। अदर लाइबिलिटीज एंड व्हाट, प्रोविजन। असेट साइड में क्या है, कैश एंड बैलेंस विथ आरबीआई। इन द ब्रैकेट लिख लो, इन द ब्रैकेट लिख दो कि हमको क्या करना पड़ता है, वी हैव टू कीप द मनी विथ आरबीआई अंडर द प्रोविजन ऑफ सीआरआर। लिख दो, सीआरआर के प्रोविजन इधर देखने पड़ेंगे, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। इसमें और एक रेशो है, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, एसएलआर, सीआरआर, ऐसे दो चीजें हमको इसमें देखनी पड़ेगी। ये एक्चुअली कैश में होता है, और ये कैश किसके, कैश इन हैंड और विथ आरबीआई। दूसरा क्या होता है, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। ये देखा, बैलेंस विद बैंक एंड मनी एंड कॉल एंड एट शॉर्ट नोटिस। किसी के पापा मम्मी कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक में मैनेजर या कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड, या किसी के घर में आपको पता है कि कोऑपरेटिव बैंक के आपके ये आते हैं, फाइनेंशियल्स आते हैं आपके घर में। तो दो बच्चे मिले, आते नहीं होंगे, अच्छा तुमने देखे नहीं है। अब मैं सभी लोगों से कहूंगा कि आप एक बार जरूर कोऑपरेटिव बैंक्स का ये देखना, क्योंकि वो आते रहेंगे। अब इंटरेस्टिंग पार्ट है, जरा ध्यान से सुनना। अगर मान लो मेरे पास बैंक में पैसा नहीं है, ऐसा हो सकता है। बीच में आईसीआईसीआई बैंक के केस में हुआ था लफड़ा, लोगों को अफवाह फैला दी गई थी किसी ने कि आईसीआईसीआई बैंक डूब रही है। लोगों ने लाइन लगा के रात को पैसे निकाले थे, और एटीएम मशीन खाली होती जा रही थी। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। सो मैं आपसे एक बात क्या पूछ रहा हूं, सुनो ना। अगर आप किसी बैंक में जाते हो और आप आपके पैसे मांगते हो, और वो कहते हैं कि सॉरी टुडे वी डोंट हैव द मनी, नाउ द बैंक इज नॉट सेइंग रॉन्ग। उनके पास पैसा क्यों नहीं है, क्योंकि बैंक अपने पास पैसा रखेगी तो इट विल इनकर अ कॉस्ट, क्योंकि उनको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। अगर उनको इंटरेस्ट देना है तो उनको इंटरेस्ट कमाना पड़ेगा। इंटरेस्ट कमाने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, लोन देना होगा। सो बैंक अपने पास पैसा नहीं रखती, बैंक को पैसा दे देती है। बट ऑल ऑफ सडन, कुछ केसेस में ऑल ऑफ सडन पैसे की रिक्वायरमेंट आ गई। मान लो ऐसा हुआ है, एक बार हमारा बहुत बड़ा क्लाइंट था, उस क्लाइंट को जरूरत आन पड़ी 3-4 करोड़ की।
तो उस ब्रांच ने बोला सर ऐसे नहीं चलता कि आपके पैसे होंगे हमारे बैंक में 3-4 करोड़ आपको चाहिए, आप एकदम तुरंत से नहीं मांग सकते हमारे साथ से, तुमको बोलना पड़ेगा यार पहले, मैं कहां से अरेंज करके दे दूंगा 3-4 करोड़। इफ यू वांट टू विड्रॉ 3-4 करोड़ यू नीड टू लेट मी नो। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं सिर्फ। तो इंटरेस्टिंगली बात ऐसी है पांडे जी कि कभी कभी अगर पैसे की रिक्वायरमेंट ऑल ऑफ सडन ज्यादा आ जाती है तो बैंक क्या करेगी, बैंक अपने आजू बाजू के बैंक से लोन लेती है, आजू बाजू के बैंक से या कहीं और से लोन का जुगाड़ करती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। मतलब वो पैसा ज्यादा समय के लिए लोन के रूप में नहीं लिया जाता है, थोड़े से समय के लिए। एग्रीड? तो तुम लोन देते भी हो और तुम लोन लेते भी हो। अगर तुमने लोन दिया तो वो आपकी क्या बन जाएगी, असेट, और अगर आपने लोन लिया तो आपकी क्या बन जाएगी, लायबिलिटी। तो समझ में आया क्या, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। पढ़िए वहां पर क्या लिखा है, बैलेंस विद बैंक। तो जब आप ये देखोगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के कोई आपके अगर पास ये मिले क्या बोलते फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो उसमें देखना कि उन्होंने जो पैसे दिए हुए अलग अलग आजू बाजू के बैंकों में बहुत सारे दिए हुए हैं या लिए हुए उनसे, तो जरूर पढ़ना। क्या है देखो, बैलेंस विद बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस इन द ब्रैकेट। एकदम एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म लोन होता है। आपको एफएम में ये इसके नाम से सिखाए जाएंगे, क्या नाम से, ट्रेजरी बिल्स के नाम से सिखाया जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एकदम शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये वो वाली चीज है। नेक्स्ट क्या है बेटा जी, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का वर्किंग मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया था। HFT, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, हेल्ड फॉर सेल एंड हेल्ड टू मैच्योरिटी, HTM। एडवांसेस, एडवांसेस क्या बेटा, इन द ब्रैकेट लिखो, लोन्स गिवन। एडवांसेस, एडवांसेस को क्या लिखोगे, इन द ब्रैकेट लोन्स गिवन। अब एडवांसेस में क्या क्या आता है बेटा, बैंक ओडी इज एन एडवांस। तुमने अभी तक जो सीखा उसके हिसाब से वो लाइबिलिटी लगती है तुमको, बट बैंक ओडी अब लाइबिलिटी नहीं है, बैंक के हिसाब से वो क्या है, असेट है। सो इट विल बी क्लासिफाइड एज अंडर व्हाट, एडवांसेस। होम लोन बैंक के लिए क्या है, असेट, एडवांस है। गुड वन। देन यू हैव गॉट फिक्स्ड असेट एंड यू हैव गॉट व्हाट, अदर असेट। डू यू ऑल एग्री? फिक्स्ड असेट में कोई फर्क नहीं है, अदर असेट लिख दो, इंपॉर्टेंट। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी का एक क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, याद है क्या, कल ही कराया था। सो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है और बिल्स फॉर कलेक्शन के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। गोइंग अहेड बेटा, P&L अकाउंट। अब एक नॉर्मल कॉमन सिनेरियो सोचो कि बैंक का क्या होगा, मेन सोर्स ऑफ इनकम, इंटरेस्ट। सो फर्स्ट बनेगा इंटरेस्ट अर्नड, दूसरा बनेगा अदर इनकम। चेक कर लो, इंटरेस्ट अर्नड और अदर इनकम। 13 और 14 शेड्यूल हो गया, मतलब 12 तक बैलेंस शीट के शेड्यूल है। 13-14 P&L अकाउंट, फिर 13-14 के बाद में 15-16। अब नॉर्मली एक्सपेंस क्या होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड या इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, और फिर क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। प्रोविजंस एंड कॉन्टिंजेंसीज हाईलाइट करो, प्रोविजंस एंड कॉन्टिंजेंसीज हाईलाइट करो। क्यों हाईलाइट करो? अगर तुमको याद है तो इंश्योरेंस कंपनी में भी मैंने आपको याद दिलाया था, इधर एक वीक पॉइंट है, इधर पीबीटी पहले नहीं निकलता, इधर डायरेक्टली निकलेगा पैट। पीबीटी इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलता है। बैंकिंग में पीबीटी नहीं निकलता पहले, बैंकिंग में डायरेक्टली क्या निकलता है, पैट। बट इंश्योरेंस कंपनी फाइनल अकाउंट जाके देखना, पहले पीबीटी निकला और उसमें से लेस किया क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स। वहां का वर्किंग अलग था, इधर का वर्किंग अलग है। तो इधर प्रोविजन इंक्लूड्स प्रोविजन फॉर टैक्स ऑल्सो। तो इसके कैलकुलेशन में कई बार बच्चा गड़बड़ कर देता है अगर ध्यान से नहीं देखा तो। एग्रीड? और एक नोट लिख लो, बैंकिंग में पैट डायरेक्टली निकलता है, बैंकिंग में पैट डायरेक्टली निकलता है, पीबीटी निकलता ही नहीं, डायरेक्टली पैट। और इंश्योरेंस में क्या निकलता है, पीबीटी, और पीबीटी के बाद में क्या निकलता है, टैक्स, और फिर मिलता है पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा, तो कितने स्केड्यूल में हुए, प्रोविजन एंड कॉन्टिंजेंसीज हो गए, इंक्लूड्स प्रोविजन फॉर टैक्स, फिर टोटल आया। फिर थर्ड लेवल पर क्या है, प्रॉफिट और लॉस आया करंट ईयर का, और फिर उसके बाद में प्रॉफिट और लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड। ये मैंने इंश्योरेंस में कब सिखाया आपको, लास्ट आइटम बताया मैंने, यहां पर ये पहले आ जाता है, प्रॉफिट और लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड एंड प्रॉफिट फॉर द व्हाट, करंट ईयर। अब बेटा जी ध्यान रहे, जितने भी अप्रोप्रिएशन है, स्टैट्यूटरी रिजर्व, दिस इज रिलेटेड टू करंट ईयर प्रॉफिट। स्टैट्यूटरी रिजर्व बाय डिफॉल्ट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, 23 है, 25% है, हाँ 25%। स्टैट्यूटरी रिजर्व बाय डिफॉल्ट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, इवन इफ द प्रॉब्लम इज साइलेंट,
इवन इफ द प्रॉब्लम इज साइलेंट, पी एंड एल अकाउंट बोला तो स्टैट्यूटरी रिजर्व बनाना ही पड़ेगा। कितना? 25%। 25 ही है ना? यस, 25%। इज दैट ओके? तो ये स्टैट्यूटरी रिजर्व करंट ईयर के प्रॉफिट से बनेगा। ब्रॉड फॉरवर्ड प्रॉफिट पर स्टैट्यूटरी रिजर्व नहीं बनेगा। बाकी के अप्रोप्रिएशन मैंने बताया था एज यूजुअल है, जैसे दिया गया वैसे ही है। नाउ हाईलाइट दिस प्रपोज डिविडेंड। अब बेटा इश्यू क्या है पता है आपको? इश्यू क्या है कि शेड्यूल 3 तो अमेंड कर दिया उन्होंने, और ये AS4 भी अमेंड हो गया। बट मेरा इश्यू क्या है, मेरी अड़चन क्या है कि मैं बैंक में हूं तो मुझे आरबीआई गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी, और आरबीआई गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी तो आरबीआई का जो फॉर्मेट दिया है वही फॉलो करना पड़ेगा। और आपके इंस्टीट्यूट ने प्रपोज डिविडेंड ये वर्ड ऐसे ही रखा है, और आगे जाकर भी जब आप प्रॉब्लम्स चेक करोगे इंस्टीट्यूट के नए सिलेबस में भी जो आए हैं उसमें प्रपोज डिविडेंड की जो वर्किंग है एज इट इज रखी गई है। बट ये चीज अगर आरबीआई ने बीच के दौरान कभी चेंज कर दी तो ये चीजें आपको अटेम्प्ट के पहले देख के जानी है। सो प्रपोज डिविडेंड का अमेंडमेंट अगर आ गया तो देख के जाना है। इज दैट ओके? बट अभी के लिए जो मैं स्टेटस समझा रहा हूं वो सही है, आज के तारीख में ये सही है। आगे आपको देखकर जाना पड़ेगा। वैसे कोई बड़ी बात है नहीं, सिर्फ प्रपोज्ड शब्द की जगह पे डिविडेंड डिक्लेयर्ड आएगा, दैट्स इट। आज के लिए जो हम सिखा रहे हैं वो सही है। सो अभी एक बार शेड्यूल को याद कर लेंगे। देखो पहला वाला जो मैं बता रहा हूं, शेयर कैपिटल है क्या? सो कैन, राखी, रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेड्यूल नंबर 2। 3 डिपॉजिट्स, शेड्यूल नंबर 4 बाय बोरोइंग्स। ऑमलेट क्या आएगा? अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। क्या मेरी बात पहुंची आप तक? तुमने इंटरेस्टिंग पार्ट चेक किया क्या? करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटी का ऐसा कोई वर्किंग नहीं है। करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी का ऐसा कोई वर्किंग नहीं है, ठीक है। इंश्योरेंस में कैसे था, कुछ याद है? बताओ। वेरी गुड, करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी होता था वहां पे, नेट लिखते थे। कमाल है पांडे जी, याद है, गुड। सो इधर करंट लाइबिलिटीज और करंट असेट्स का कोई वर्किंग इधर तो दिखा नहीं है, तो लाइबिलिटी वाला हमें समझ में आ गया। कैन, राखी, दीवानी, बाय, ऑमलेट। सीबीआई, कैश इन हैंड एंड बैलेंस विथ आरबीआई। फिर सेकेंड वन, बैलेंस विथ बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, है नहीं? फिर नेक्स्ट कौन सा है? सीबीआई, आई इज व्हाट? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के बाद में सीबीआई, एडवांसेस, फालतू, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट का शेड्यूल नंबर हमेशा 10 होता है, अगर आपको याद होगा तो। ये शेड्यूल नंबर 10 हुआ, फिक्स्ड एसेट। सीबीआई, फालतू, ऑर्गेनाइजेशन। ओ, अदर असेट्स। इज दैट ओके? ये कौन सा? शेड्यूल नंबर 11। फिर आपका आएगा कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, शेड्यूल नंबर 12। फिर आपका लास्ट में क्या आएगा? बिल्स फॉर कलेक्शन। इसका कोई शेड्यूल नहीं है और उसको डिस्क्लोजर अलग से दिखाना है। फिर आपके पी एंड एल अकाउंट के शेड्यूल चालू होंगे, शेड्यूल नंबर 13 इंटरेस्ट अर्न्ड, शेड्यूल नंबर 14 अदर एक्सपेंसेस, सॉरी अदर इनकम, और 15 इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, और फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 16 प्रोविजंस एंड कॉन्टिंजेंसीज। यस और नो? और प्रोविजन इंक्लूड्स व्हाट? प्रोविजन फॉर टैक्स। तो इसमें आपको डायरेक्टली क्या मिलेगा? पैट। फिर आप पिछले साल का प्रॉफिट क्या करते हो? ऐड। और फिर लास्ट का स्टेप क्या होता है? अप्रोप्रिएशन। और अप्रोप्रिएशन में जो जो रिजर्व को ट्रांसफर किया वो करना है। बाय डिफॉल्ट आपको कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा? 25%। क्या भी हम आपको इसमें और थोड़ा सा डेप्थ में ले जाए? आर यू रेडी? एक बार वापस पूरी क्लास बोलेगी, बुक बंद कर दो, फॉर्मेट याद कर बताओ। काय म्हणताय की काय भी कळत नाही, बोलो. ते माहिती आहे मला, लक्षात आलं. कॅन, राखी, दिवाणी, बाय, ऑमलेट. अलॉंग विथ दॅट शेड्यूल 1 शेअर कॅपिटल, शेड्यूल नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेड्यूल नंबर 3 बोरोइंग्स, शेड्यूल नंबर डिपॉजिट्स. हाँ, सी कैन, राखी, दिवानी, डिपॉजिट्स, शेड्यूल नंबर 3 बाय, बोरोइंग्स, शेड्यूल नंबर 4
Fifth schedule, other liabilities and provisions. Done. Now CBI, a faltu organization. C, cash in hand and balance with RBI. फिर second one, balance with bank and money at call and short notice. Schedule number ये 7. 8 schedule, CBI investment. फिर एडवांसेस, ये स्केड्यूल नंबर कौन सा हुआ? 9. स्केड्यूल नंबर 10, फिक्स्ड असेट. 11, अदर असेट. राइट, इसके बाद में टोटल आ जाएगी. फिर कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, स्केड्यूल नंबर 12. फिर बिल्स फॉर कलेक्शन. फिर इंटरेस्ट अर्न्ड. फिर अदर इनकम. फिर इंटरेस्ट एक्सपेंडेड. फिर अदर एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. फिर प्रोविजंस एंड कॉन्टिंजेंसीज. एग्रीड. फिर पिछले साल का प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड. और फिर अप्रोप्रिएशन. अप्रोप्रिएशन में एक रिजर्व कंपलसरी करना पड़ता है, स्टैट्यूटरी रिजर्व. ये किस पर क्रिएट किया जाता है? करंट ईयर प्रॉफिट. क्या आप इसका एक क्रॉस रेफरेंस इनकम टैक्स में भी देखेंगे? 25% का प्रोविजन आपने इनकम टैक्स एक्ट में भी पढ़ा है. स्पेशल रिजर्व फॉर बैंक देख लियो, नहीं पढ़ा तो ठीक है, पढ़ा है तो भी ठीक है. पांडे जी, ये आ गई क्या कैपिटल पर? हो तेरी कैपिटल, सॉरी क्या क्या दिया हुआ है? नेशनलाइज बैंक, फॉर बैंक्स इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, फॉर अदर बैंक्स. अपने लिए तो यही है. सॉरी ऊपर का क्या दिया है? दीज आर ओनली डिस्क्लोजर. एक ही डेटा को अलग अलग तरीके से डिस्क्लोज करो. एक ही डेटा को अलग अलग तरीके से क्या करो? डिस्क्लोज. क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्या इसी डेटा को, क्लास में बच्चे बैठे हुए, इस डेटा को कैसे क्लासिफाई करेंगे? कुछ बॉयज बैठे, कुछ गर्ल्स बैठे. इसी डेटा को और कैसे क्लासिफाई? नालायक बैठे, महानालायक बैठे. एग्रीड? बराबर है ना? एक स्मार्ट बैठा है. अभी बाकी का क्लासिफिकेशन तुम कर लो. रिजर्व्स एंड सरप्लस पे आ जाओ. रिजर्व्स एंड सरप्लस के आगे ब्रैकेट में लिख दो रिकंसिलेशन इज टू बी डन. रिकंसिलेशन समझते हो क्या? ये तो शेड्यूल 3 में भी दिखा था हमने, कंपनी फाइनल अकाउंट. रिकंसिलेशन का मतलब ये है कि ओपनिंग बैलेंस में ऐड लेस कर कर दिखाना पड़ेगा. तो देखो, ओपनिंग बैलेंस, एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, डिडक्शन ड्यूरिंग द ईयर. कैपिटल रिजर्व, ओपनिंग बैलेंस, एडिशन और डिडक्शन. ये टाइम पास के लिए नहीं लिखा, इसको रिकंसिलेशन बोलते, करना पड़ता है. और इंड एस में इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का भी फॉर्मेट इसी तरीके का होगा, बस वो हॉरिजॉन्टल है. अरे करता है क्या क्या करना झंडू बाम? एडिशन, ओपनिंग बैलेंस, एडिशन ड्यूरिंग द ईयर एंड डिडक्शन ड्यूरिंग द ईयर. मूवमेंट दिखाना जरूरी है डिस्क्लोजर में. आज ये रिजर्व एंड सरप्लस भी इजी था, मैंने बताया तो था. ये डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट फ्रॉम बैंक, फ्रॉम बैंक नहीं है, फ्रॉम बैंक है, फ्रॉम अदर. डिमांड डिपॉजिट. और दूसरा वाला कौन सा है? सेविंग डिपॉजिट. टर्म डिपॉजिट को इन द ब्रैकेट लिखो एफडी. टर्म डिपॉजिट का मतलब क्या है? एफडी. सर डिमांड डिपॉजिट क्या होता है बेटा? करंट अकाउंट डिमांड डिपॉजिट होता है. जैसे मैं बिजनेस अकाउंट है मेरा, मैं कभी भी जाके पैसा मांगू तो उनको देना पड़ेगा, दे डोंट हैव एन ऑप्शन. सेविंग अकाउंट में आपके ऊपर कुछ लिमिटेशंस है, एग्रीड, उसके तहत ही आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो. अब जैसे करंट अकाउंट में से मुझे कैश विड्रॉ करनी है, आई डोंट हैव अ लिमिट. बट अगर मान लो मुझे सेविंग्स अकाउंट में से कैश विड्रॉ करनी है, आई हैव अ लिमिट. शायद लिमिट ऐसा भी है कि पर वीक कितना कर सकता हूं, पर डे कितना कर सकता हूं, ये लिमिट. सो डिमांड डिपॉजिट इज नथिंग बट दे आर लाइक यू कैन विड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. बट उसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट भी नहीं देती है. बैंक इंटरेस्ट एकदम नेग्लिजिबल देती है. कुछ ही बैंक देती है, एकदम नेग्लिजिबल देती है. जैसे मेरा करंट अकाउंट है, उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बट आई हैव गॉट ऑल द फ्लेक्सिबिलिटी टू विड्रॉ वट एवर टाइम आई रिक्वायर्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सेविंग में वो नहीं है. तो आपको 3 टाइप के डिपॉजिट समझ में आया बैंक के पास कौन से होते हैं? एक एफडी, जिसपे सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शन, उस पर इंटरेस्ट भी सबसे ज्यादा. दूसरा सेविंग्स अकाउंट, रेस्ट्रिक्शन कम है, एग्रीड, बट स्टिल देयर आर रेस्ट्रिक्शंस. एफडी में तो बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन, या तो एफडी को तोड़ो, बात खत्म, इंटरेस्ट विल सीज टू एक्रू. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सेविंग्स में ऐसा नहीं, तुम विड्रॉ कर सकते हो. एंड द लास्ट वन इज व्हाट? डिमांड डिपॉजिट. इट इज लाइक व्हाट? करंट अकाउंट. एम आई कम्युनिकेटिंग? सो ये सब चीजें क्लासिफाई कर आपको देनी है. सो डिमांड डिपॉजिट के यहां पर लिख दो करंट अकाउंट.
अब ये कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, डिमांड डिपॉजिट फ्रॉम बैंक। बेटा फ्रॉम बैंक मतलब क्या? यू कीप ऑन गिविंग द मनी टू द डिफरेंट बैंक्स ऑल्सो, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, तो उस केस में इट विल बिकम व्हाट? डिमांड डिपॉजिट ओनली फॉर यू। नीचे आ जा मेरे भाई, डिपॉजिट ऑफ ब्रांचेस इन इंडिया एंड डिपॉजिट ऑफ ब्रांचेस आउटसाइड इंडिया। ध्यान रहे, पॉइंट ए और बी सेम डेटा को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं। अरे करता है क्या है? तो मतलब ब्रांच जो भारत में है उसमें कितने डिपॉजिट्स है, और जो भारतीय मतलब भारत के बाहर है, जैसे एसबीआई भारत के बाहर भी है, तो उधर कितने डिपॉजिट्स है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। बोरिंग्स, बोरिंग्स इन इंडिया आरबीआई से कितना बोरो किया, अदर बैंक एंड अदर इंस्टीट्यूशन एंड एजेंसीज, और उसके अंदर सिक्योर्ड बोरिंग्स इन 1 and 2 अबव। सेम डेटा 1 and 2 इज द सेम डेटा विच इज बीइंग क्लासिफाइड। पहला आरबीआई से कितना किया, अदर से कितना किया, और अदर बैंक से कितना किया, और उसी डेटा को क्या किया क्लासिफाई, उसमें से सिक्योरिटी कितना है और अनसिक्योर्ड कितना है। झंडूबाम, अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन, मैंने आपको कहा था कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन में बिल्स पेबल, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट लिख लीजिए, ये क्रेडिट बैलेंस इधर आएगा। Who will explain me what is inter-office adjustment, if anyone can? Inter-office adjustment. SBI की कितनी ब्रांचेस है? SBI की कितनी ब्रांचेस है? बहुत सारी है। और SBI को या किसी भी बैंक को भारत में 31 मार्च के दिन छुट्टी होती है, राइट? सॉरी 31 मार्च नहीं, अगले दिन छुट्टी होती है, 1 अप्रैल को छुट्टी होती है, और नेक्स्ट डे से वो रिज्यूम कर लेते, पता है ना तुमको? तो पता है बेटा, बैंक के फाइनेंशियल सबसे फास्ट क्लोज होते हैं, सबसे फास्ट। इनफैक्ट उनकी बैलेंस शीट हर रोज बनाना चाहो या हर रोज बनती भी है बैलेंस शीट, एवरी डे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उनका ऑडिट भी सबसे पहले शुरू होता है, मतलब बैंक ऑडिट विल स्टार्ट इन द मंथ ऑफ अप्रैल ओनली, अप्रैल में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बाकी के लिए टाइम कितना दिया? सितंबर तक का टाइम दिया टैक्स ऑडिट के लिए। इनके ऑडिट तुरंत होने लगते हैं। सर क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? बेटा इस दौरान कई सारे रिकंसिलेशन कभी कभी पेंडिंग रह जाते हैं, जैसे इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन है, नॉक ऑफ नहीं हो पाता है। एक आदमी बोलता है कि मुझे तुमसे रिसीवेबल है 32, दूसरा बोलता है नो इट इज ओनली पेएबल 30, तो 2 रुपए का तो डिफरेंस हो गया ना। अब जब सारे ब्रांचेस क्लब होंगे एचओ में, तो एक बोल रहा है कि रिसीवेबल कितना है 32 है, दूसरा कितना बोल रहा है 30 है, तो कैंसिल होंगे तो कितना होगा 32 और 30, 2 तो बचेगा ना। सो ये जो 2 अगर डेबिट बैलेंस आ गया तो इसको इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट बोलते हैं, क्योंकि बैंक सारा रिकंसिलेशन एक झटके में नहीं कर सकती, क्योंकि बैंक के फाइनेंशियल्स बहुत फास्ट क्लोज होते हैं। बता तो रहा हूं, एक दिन में क्लोज कर वो वापस से अगले साल के ट्रांजैक्शन में लग जाते हैं। जरा फील करो मैं क्या बोल रहा हूं। 1 अप्रैल को छुट्टी, उसके बाद में बैंक स्टार्ट्स वर्किंग देयर रेगुलर ट्रांजैक्शन। आप जाते हो बैंक में, यू स्टार्ट डिपॉजिटिंग। हर रोज बैंक जिस प्रोसीजर में काम करती है उस प्रोसीजर में काम में लग जाती है सारे लोग, मतलब क्लोजिंग के लिए दे डोंट हैव मच टाइम, 1 डे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कुछ बैलेंसेस नॉक ऑफ नहीं हो पाए, यू विल कंटिन्यू टू कीप देम एज इट इज। उसको डेबिट बैलेंस है तो इट विल बी शोन हियर एज 2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज इंटर कंपनी बैलेंसेस। आपको ये लाइबिलिटी साइड में भी दिख रहा है, क्रेडिट बैलेंस आया तो जाएगा इधर, डेबिट बैलेंस आया तो असेट में जाएगा, क्रेडिट बैलेंस आया तो इधर आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब आपको ये सेम चीज देखने को मिलेगी कौन से साइड में? लाइबिलिटी साइड में भी, असेट साइड में और लाइबिलिटी साइड में। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट एक्रूड, बेटा इंटरेस्ट एक्रूड इन द ब्रैकेट लिखो, इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट एक्रूड, इंटरेस्ट पेएबल एंड अदर इंक्लूडिंग प्रोविजंस। अब बेटा क्या बोला है? कैश इन हैंड इंक्लूडिंग फॉरेन करेंसी नोट्स, बैलेंस विथ आरबीआई इन करंट अकाउंट एंड अदर अकाउंट। Now you'll ask me what is the current account? बेटा एक्चुअली हर एक बैंक का आरबीआई के साथ एक करंट अकाउंट मेंटेन होता है, जिसमें से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, वापस डिपॉजिट कर सकते हैं। एग्रीड? सो आपको क्या करना है? कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई में पहले कैश इन हैंड दिखाना है अपने पास, और दूसरा क्या दिखाना है? बैलेंस विद आरबीआई इन करंट अकाउंट एंड अदर अकाउंट। ये वाला इजी है। अब ये देख लो, बैलेंस विद बैंक्स, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। अगेन इट इज सेम सिंपल, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें आपको। जो इंपॉर्टेंट है उसके पास आ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया, अगर आप देख रहे हो, इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया। नेक्स्ट एडवांसेस, बेटा हाईलाइट करो एडवांसेस, 9th इंपॉर्टेंट है बेटा। बिल डिस्काउंटेड एंड परचेस्ड, शेड्यूल 9, इसका डिस्क्लोजर हमने रिबेट के वक्त भी देखा था, याद आ रहा है क्या झंडू बाम?
बिल डिस्काउंटेड एंड परचेस्ड, ये कहां गया? एडवांस में। एक बार एंट्री पूछ लेता हूं, बेटा एंट्री बताओ वो क्या था? बिल डिस्काउंटेड की एंट्री क्या था? बिल्स परचेस्ड ग्रॉस अमाउंट 100 टू कस्टमर टू डिस्काउंट, एग्रीड? तो लेट्स टेक एन एग्जांपल 90 और 10, फिर डिस्काउंट टू रिबेट भी किया था हमने, एग्रीड? कितना? लेट्स 10 नहीं, पूरा रिबेट नहीं होगा। लेट्स टेक एग्जांपल 3 लेट्स टेक एन एग्जांपल, है ना? अब बेटा ये फिगर्स कहां जाएंगे? बिल परचेस शेड्यूल 9, क्योंकि एडवांस हो गया। ये देखो रिसीवेबल है ना, बिल डिस्काउंटेड एंड परचेस्ड, ये क्या हो गया? एडवांस, शेड्यूल 9। ये कहां जाएगा? डिस्काउंट, ये इंटरेस्ट अर्न, शेड्यूल 13। इंटरेस्ट अर्न है क्या? नहीं है। डिस्काउंट इज नथिंग बट व्हाट? डिस्काउंट पर क्यों जा रहे हो? डिस्काउंट है क्या? बैंक के लिए क्या है? इंटरेस्ट है। सो डिस्काउंट विल गो वेयर? शेड्यूल 13। रिबेट कहां जाएगा? रिबेट कहां जाएगा? अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन है क्या? देखो शेड्यूल 5। इट वॉज नथिंग बट इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। ये एंट्री लिखकर इसका पूरा पोस्टिंग लिख दो वहां पे। सर कस्टमर कहां जाएगा? अबे कस्टमर झंडू बाम डिपॉजिट था ना, ये कस्टमर का हमारे पास क्रेडिट बैलेंस, तो डिपॉजिट में जाएगा। ये कौन सा? ये पूछेंगे नहीं, बस तुमको बता के रख रहा हूं, हाँ नहीं? शेड्यूल 3 डिपॉजिट, शेड्यूल 3 डिपॉजिट, ओके? शाबाश। पांडे जी बिल डिस्काउंटेड एंड परचेस्ड हो गया? हाँ ठीक है, 4 बार लिखो। चोपड़ा जी क्वेश्चन पूछो। चलो गुड। मुझे एंट्री याद नहीं आ रही है, मला एंट्री आठवत नहीं है। बिल डिस्काउंटेड, हाँ फिर बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट ग्रॉस वैल्यू टू कस्टमर अकाउंट, जितना उसको दिया, टू व्हाट? डिस्काउंट। अब बिल डिस्काउंटेड क्या हुआ? बैंक के लिए क्या हुआ? असेट, डेबिट बैलेंस है, कहां जाएगा? शेड्यूल 9 एडवांसेस। दूसरा टू कस्टमर, ये क्या? कस्टमर को क्रेडिट किया, एग्रीड? मतलब कस्टमर ये पैसा निकाल सकता है। कस्टमर का ये क्या हुआ? डिपॉजिट, कहां जाएगा? शेड्यूल 3। अच्छा नेक्स्ट टू डिस्काउंट, इट इज नथिंग बट इंटरेस्ट अर्न्ड, अदर इनकम नहीं रे भाई, ये इंटरेस्ट अर्न डायरेक्ट इनकम है। यस और नो? वेयर इट विल गो? शेड्यूल 13, से यस। अब नेक्स्ट मुझे बात बताओ, रिबेट की एंट्री करते हैं। रिबेट इज नथिंग बट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एंट्री क्या करते हो आप? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? रिबेट। अब रिबेट कहां जाएगा? शेड्यूल नंबर 5। इसका डिस्क्लोजर मैंने इसके पहले भी दिखाया था, आज पूरा डेप्थ में हमने डिस्क्लोजर देखा। आगे बढ़ते हैं। चैंपियन देख, ये इधर को पूरा नहीं पढ़ा अपन ने। बिल डिस्काउंटेड एंड परचेस, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट एंड लोन पेएबल ऑन डिमांड एंड टर्म लोन। बेटा हर एक प्रकार का एडवांस ये इधर आ जाएगा। आपका होम, इधर कुछ ही दिए है, ऐसा होम लोन हो सकता है, टर्म लोन हो सकता है, कार लोन हो सकता है, राइट? ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स विल कम इन ईयर। इसी सेम डेटा को क्लासिफाई किया गया सेकंड में, सिक्योर्ड बाय टेंजिबल असेट, कवर्ड बाय बैंक और गवर्नमेंट गारंटी, और अनसिक्योर्ड। तुम्हें पता है माल्या को जो लोन दिया गया था, दैट वाज नॉट गिवन ऑन द सिक्योरिटी ऑफ टेंजिबल असेट। किंगफिशर नाम का ये ब्रांड गिरवी रखकर उसको लोन दिया गया था, और अब वो किंगफिशर ब्रांड को बेचने की कोशिश करो, बिक ही नहीं रहा उतने रुपए में। बट किसी ने तो वैल्यूएशन गलत किया था, ये बात है। एडवांसेस इन इंडिया, सेम डेटा क्लासिफाइड, प्रायोरिटी सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। प्रायोरिटी सेक्टर इज डिफाइंड बाय आरबीआई, एजुकेशन सेक्टर इज अ प्रायोरिटी सेक्टर, समटाइम्स एग्रीकल्चर इज अ प्रायोरिटी सेक्टर। ये जब मैं आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो सिखाऊंगा तब भी क्लियर होगा आपको। फिर ये दूसरा कौन सा? एडवांसेस गिवन टू व्हाट? बैंक्स एंड अदर। एडवांसेस आउटसाइड इंडिया, and then you take up the total, that's it. Fixed asset, nothing new to explain here. Fixed asset का जैसे आप schedule बनाते हैं वैसे ही बनेगा, not a big deal. Other asset आ जाओ, important था। मैंने कहा था इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट दोनों तरफ आएगा। इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट कहां पे था? क्रेडिट बैलेंस होता है तो कहां पे था? नलायक, इडियट, दारूडी, किसमें था? अदर लाइबिलिटी, शेड्यूल 5, और उसका दूसरा भाई कहां पे? शेड्यूल 11, अदर असेट। यस और नो? आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट एक्रूड, ये बेटा ये इंटरेस्ट एक्रूड कौन सा है? रिसीवेबल है,
बेटा टैक्स पेड इन एडवांस एंड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, अपनी चर्चा हो चुकी है कि टीडीएस इज एन असेट, कळता है, एंड इफ इट इज हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस देन इट इज अ लाइबिलिटी. खैर गोली मारो. स्टेशनरी एंड स्टैम्प स्टॉक, नॉन बैंकिंग असेट एक्वायर्ड इन सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम. हाईलाइट दिस लाइन, हाईलाइट दिस लाइन. बैंक ने कार लोन दिया था, बैंक ने कार लोन दिया था, कार लोन फुलफिल नहीं हो पाया, बैंक ने उस कार को अपने कब्जे में ले लिया, कार को कब्जे में ले लिया, तो कार विल नॉट बी शोन अंडर शेड्यूल 10. वो फिक्स्ड एसेट नहीं है. कार लोन विल के अगेंस्ट में हमने ये लिया, कार उठाकर लेकर आ गए हम, सो कार कहां पे दिखाया जाएगा? शेड्यूल 10 में नहीं, इट विल बी शोन अंडर व्हाट? अदर असेट. इज दैट ओके? आगे एंड अदर्स, जिसका कोई नहीं वो कहां आएंगे? इधर. कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, ये सारी चीजें आप पढ़ लेना, रीड इट फॉर योरसेल्फ. और फिर इंटरेस्ट अर्न्ड, तुमको याद है मैंने बोला था कि डिस्काउंट ऑन एडवांस और बिल्स इट इज अ डायरेक्ट इनकम. कोई बच्चा बता रहा था ना अदर इनकम, नहीं, इट इज अ डायरेक्ट इनकम. इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट भी इंटरेस्ट अर्न में आया. इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई एंड अदर बैंक फंड्स एंड अदर्स. अदर इनकम में आएगा बेटा कमीशन, ब्रोकरेज एक्सेट्रा. तो पता है बैंक को कमीशन भी मिलता है, अदर चार्जेस भी मिलता है, चेक डिसऑनर के भी चार्जेस मिलते हैं, एग्रीड, एटीएम चार्जेस भी मिलते हैं. दीज आर नॉट डायरेक्ट इनकम, दीज आर व्हाट? अदर इनकम. प्लीज सी. कमीशन, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज, याद आ रही क्या बात है? फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. हाईलाइट दिस लाइन. प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग लेस लॉस ऑन sale of land and building. Profit on exchange of transaction less loss on exchange transaction. Income earned by way of dividend, ये भी highlight कर लो. And miscellaneous income. You don't have to worry much about this. I'll take care of these things. You don't have to worry. Is that okay? सिर्फ डायरेक्ट इनकम को ध्यान रखो, क्योंकि इधर रूल बहुत सिंपल है, बाकी के अदर इनकम में जाएगा. डायरेक्ट इनकम में इंटरेस्ट जाएगा, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट जाएगा और डिस्काउंट जाएगा. यस और नो? ये सारी चीजें डायरेक्ट इनकम में जाएगी, बाकी सारी चीजें कहां जाएगी? अदर इनकम. इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, जाहिर सी बात है बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है. इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट समटाइम्स. ऑल दीज आर व्हाट? इंटरेस्ट एक्सपेंडेड. इंटरेस्ट ऑन आरबीआई, जो आप बोलते हो ना रिवर्स रेपो रेट एंड ऑल, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन आरबीआई एंड इंटरबैंक बोरोइंग्स एंड अदर्स. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रूल क्लियर है, जिसका कोई नहीं उसका ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मतलब मेजॉरिटी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आ जाएंगे. आप चेक कर लो. एडवर्टीजमेंट, पेमेंट एंड प्रोविजन टू एम्प्लॉय, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, डिप्रिसिएशन, डायरेक्टर्स फीस, ऑडिटर्स फीस, लॉ चार्जेस वगैरह वगैरह. सर आपने इतना फास्ट क्यों लिया है लास्ट का पार्ट? बेटा अभी अगर मैं इसको स्लो लेता ना तो आप बोर हो जाते, राइट? कुछ लोग अभी ढेर हो गए हैं इतना फास्ट लेने के बावजूद भी, बट मेरे पर भरोसा रखो, ये फॉर्मेट में आपका करा दूंगा. एक लास्ट में जाने के पहले, मतलब प्रॉब्लम के पास जाने के पहले, नहीं तो वापस चिड़चिड़ करो. एक बार फॉर्मेट पूरा याद करेंगे वापस से एक बार. चलो बताओ मुझे. कैपिटल, कैपिटल ना, रिजर्व्स एंड सरप्लस, बोरिंग्स, अच्छा डिपॉजिट, फिर बोरिंग, फिर अदर लाइबिलिटीज. अच्छा जल्दी से मेरा बच्चा बताएगा रिबेट कहां जाएगा? रिबेट, रिबेट, रिबेट. शेड्यूल 5. बिल डिस्काउंटेड कहां जाएगा? शेड्यूल 9. बिल फॉर कलेक्शन कहां जाएगा? डिस्क्लोजर, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी के नीचे. याद आ रही चीज है? अच्छा डिस्काउंट ऑन बिल्स कहां जाएगा? शेड्यूल 13. दैट्स लाइक माय स्टूडेंट्स. अच्छा नेक्स्ट कौन सा है? ये तो लाइबिलिटीज हो गई. असेट, पहला वाला कौन सा? कैश इन हैंड एंड बैलेंस विद आरबीआई. सेकंड बैलेंस विद बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस. हो गए दो. फिर नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, फिर कौन सा? एडवांसेस, फिर फिक्स्ड एसेट, फिर अदर एसेट्स. क्लियर हो गया बेटा? अगर तुम फील कर पाए तो अदर लाइबिलिटीज और अदर एसेट को अच्छे से पढ़ लेना, बाकी की चीजें अपने आप ऑन द फेस क्लियर होगी. मैं बोल रहा हूं आपको, आप मेरी बात ध्यान रखो. अदर एसेट शेड्यूल 5 और शेड्यूल 11 बराबर से कर लेना. 12 कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, 13 इंटरेस्ट अर्न्ड, कोई तकलीफ नहीं देगा. 14 कौन सा है? अदर इनकम.
ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। 15 इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, तंग नहीं करेगा, राइट। 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जिसका कोई नहीं उसका कौन, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, दैट्स इट, आप आराम से कर पाओगे। अच्छा, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट, डेबिट बैलेंस कहां जाएगा? डेबिट बोला, हाँ सेट, उसमें शेड्यूल नंबर बता, ज्ञान मत बांट। शेड्यूल नंबर कौन सा है? 11, हाँ या नहीं? और अगर मान लो उसको क्रेडिट बैलेंस है, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट, शेड्यूल नंबर 5। डू यू ऑल एग्री? अच्छा, एग्जाम में दो चीजें सुनना, कि अगर आप एग्जाम में गए और आपने थोड़ा सा रफ पढ़ कर गए और आप आंसर लिखने की कोशिश कर रहे हो, आपको आंसर नहीं आएगा। एग्जाम में थिंकिंग एंड राइटिंग बोथ कैन नॉट हैपन टुगेदर। थिंकिंग एंड राइटिंग बोथ कैन नॉट हैपन टुगेदर। तो एग्जाम में क्लैरिटी चाहिए, जैसे अभी क्लैरिटी है, कौन सी चीज कौन से शेड्यूल में मूव होगी। पी एंड एल अकाउंट के 4 पार्ट होते हैं, पी एंड एल अकाउंट में पीबीटी नहीं निकलता, सारी चीजें क्लियर चाहिए इधर से जाने के पहले। तो जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं और मेरे को दिखाते रहते हैं नोट्स बना बनाकर, उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये सारी चीजों का जिक्र उसमें करना नोट्स बनाते हो, क्योंकि लास्ट डे को जब आप रिवाइज करोगे, दिस वुड बी द मोस्ट बेनिफिशियल टूल यू विल हैव विथ यू। इज दैट ओके? सो कम डाउन टू द प्रॉब्लम नंबर। सॉल्व नहीं कर रहे हैं, चिड़चिड़ कोई नहीं करेगा, और जिनको चिड़चिड़ करना बाहर चले जाओ, नालायक। प्रॉब्लम नंबर 16। सर डराते बहुत हो यार आप। प्रॉब्लम नंबर 16। 16 का डोला 46 की छाती। इतनी सी बात पर खुश हो गए। पढ़ो शांग, पढ़ो। कल कितने बजे मिल रहे हैं हम? ठीक है, 9 बजे मिल रहे कल हम, 9 o'clock, 8 बजे मिल लेंगे। ठीक है, लेक्चर हो जाने के बाद में बात करता हूं, मुझे समझ में आ गया। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर पी एंड एल अकाउंट ऑफ शुभम बैंक लिमिटेड फॉर द पीरियड एंडेड 31st March 2005। इंटरेस्ट ऑन लोन, अरे तुम तो इधर ही ढेर हो गए पांडे जी। इंटरेस्ट ऑन लोन अब नहीं समझे हम साला, ये एसेट है मतलब एक्सपेंस है कि इनकम है? मुझे नहीं पता, तुम होशियार हो। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, ये तो बता दो। इंटरेस्ट ए कौन है रे? इनकम ए कावड़िया, अब कितनी बार बताऊं? इंटरेस्ट ऑन एफडी इज नॉट एन इनकम फॉर बैंक। इंटरेस्ट ऑन एफडी इज व्हाट? एक्सपेंस। सो लिखो एक्सपेंस। शेड्यूल नंबर भी तो बता दो यार, शेड्यूल नंबर बताओ। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। 15 कमीशन। कमीशन ये झंडूबाम अदर एक्सपेंसेस नहीं है, बैंक किसी को कमीशन देता नहीं है, ये लेता है, ये इसके लिए इनकम है। कौन सा आएगा शेड्यूल? 14 एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज। 14 ये भी खर्चा नहीं है इसके लिए। अबे बैंक कमीशन लेता है भाई, तुमने कभी सुना है तुमको बैंक ने कमीशन दिया है? तुमने बैंक को जरूर कमीशन दिया होगा, हाँ नहीं? तो उसके लिए इनकम है बैंक के लिए। सैलरीज एंड अलाउंसेस 16। ये डिस्काउंट ऑन बिल्स ग्रास। बशी गए गांव फिरायचं, डिस्क्लोजर बोले हो। डिस्काउंट क्या है? 13 बिल्कुल सही है, इनकम है। अब देखते वापस आई गूगली। इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, क्यों इनकम क्यों भाई? मैंने कर दिया इसको पेंडिंग, मुझे नहीं पता। इंटरेस्ट ऑन टेम्पररी ओडी इन करंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन टेम्पररी ओडी ये पेंडिंग है। ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन टेम्पररी ओडी इनकम है कि एक्सपेंस है? पहले इतना बता। ओहो सही जवाब, तो 13। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इनकम या एक्सपेंस? एक्सपेंस, तो ये कहां जाएगा? 15। पोस्टेज एंड टेलीग्राम 16 16 16 16 16 16। बोला ना मैंने, गटर कैसे खुलती है देखो, तुम ही समझ लो। मतलब तुम्हारा क्लाइंट बोला 16 16 16, ओला गुड। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। बेटा 5 नहीं है, एडजस्टमेंट है, इसके दोनों इफेक्ट देने पड़ेंगे। एंट्री बोलो, एंट्री बोलो। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? रिबेट। कितना प्यारा बच्चा लग रहा है। ए झंडूबाम, ये डिस्काउंट ग्रॉस दिया है कि नहीं? 152 थाउजेंड्स में है क्या? सो ये 30,000 30 पकड़ू क्या?
सो 152 में से 30 माइनस होगा, क्योंकि ये इनकम है हमारी, 13 बोला है तुमने, इसको क्रेडिट बैलेंस होगा। अभी एंट्री में क्या हो रहा है, डिस्काउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो मैं इसको क्या करूंगा, ऐड या लेस, लेस, मतलब इनकम में से लेस। झंडूबाम ऐसा मत करो यार, तुम शेड्यूल भी बनाते थे, कितना जाएगा इंटरेस्ट अर्न्ड, तो तुम माइनस ही करते थे ना, क्लोजिंग रिबेट, तो ये क्या करोगे, माइनस, और रिबेट कहां जाएगा, शेड्यूल 5। आज काला टीका लगा लेना खुद को, ये शेड्यूल 13 में से लेस, शेड्यूल 13 में से लेस, और रिबेट शेड्यूल नंबर 5। ओके पांडे जी, सैलरी ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर इज 30,000। तो बेटा ये इधर सैलरी किधर है, सैलरी 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 150, तो इसका सिर्फ डिस्क्लोजर अलग से दे देना है, सिर्फ डिस्क्लोजर अलग से होगा, हाँ है ना। आगे बैड डेट्स 40,000, बैड डेट्स 40,000, पोपट हो गए पोटे। बैड डेट्स की एंट्री करो, बैड डेट्स टू व्हाट, टू डेटर्स। हाय रब्बा इधर तो डेटर्स है ही नहीं। अब बैड डेट्स ये तो पता है क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाएंगे 16, बट एक इफेक्ट थोड़ी नहीं जाएगा पांडे जी, इफेक्ट तो कितने जाने चाहिए, 2। दूसरा इफेक्ट समझ आ रहा है क्या, कहां जाएगा, वेरी गुड राहुल, एडवांसेस, आखिर तू जाग ही उठा। तो ये एडवांसेस में से क्या होगा, लेस। तुम पूछोगे एडवांसेस में से क्यों लेस होगा, क्योंकि बैंक ने दिए जो एडवांस वो बैड डेट्स हो गए, तो क्या करना पड़ेगा, लेस। ए पांडे जी, अगर आरडीडी बनाते ना, प्रोविजन फॉर एनपीए, तो एडवांस में से लेस नहीं होता है। इज दैट ओके। उसकी एंट्री मैंने बताई थी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर एनपीए, याद आ रही ना, उसमें एडवांस को टच नहीं करना। बैड डेट्स की एंट्री लिखो, बैड डेट्स टू एडवांस, बैड डेट्स टू एडवांस। अब कल मुझे एक बच्चा पूछा क्लास के बाद, सर डायरेक्टली बैड डेट्स क्यों नहीं ट्रीट करते, एनपीए क्यों ट्रीट कर लेते। बेटा एकदम कॉमन सेंस वाली क्वेरी थी, बट सभी बच्चों के लिए जनहित में जारी करता हूं। बेटा अगर आरडीडी बनाऊंगा तो एडवांस तो एज इट इज दिखेगा, तो बैंक के कई सारे डिपार्टमेंट होता है, रिकवरी डिपार्टमेंट को अगर हमको लिस्ट निकाल कर देनी कि किससे किससे पैसा रिकवर करना है, हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको आरडीडी बता रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सामने वाले आदमी को छोड़ दूंगा, सामने वाले आदमी के लिए तो मैं रिकवरी लगाऊंगा ना, मैं लीगल डिपार्टमेंट को भी बोलूंगा उनसे रिकवरी करो, मैं उन पैसों को छोड़ता नहीं हूं। इसलिए आरडीडी ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन्वेंट हुआ था, जिसमें इन्वेस्टर को राइट इंफॉर्मेशन मिले, बट एट द सेम टाइम डेटर्स को राइट ऑफ ना किया जाए, ताकि डेटर्स से पैसा रिकवरी की पूरी स्कोप बनी रहे और उनके ऊपर पूरी लीगल एक्शन होती रहे। मैं डेटा को कैसे निकाल सकता हूं मेरे बुक से, राइट ऑफ कर दूंगा, मतलब वो डेटर्स उड़ ही गया ना मेरे बुक्स में से। सो डेटर्स को बिना हाथ लगाए मुझे आरडीडी बनानी पड़ती है। जरा इमेजिन करो तुम बैंक मैनेजर हो, तुम क्या बोलोगे, अरे वो रिकवरी डिपार्टमेंट को भेजो लिस्ट, पेंडिंग लिस्ट। अगर मैं एंट्री कर दूंगा पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, सॉरी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स और एडवांस, मतलब जिस व्यक्ति का एडवांस था वो तो निकल गया ना, उसको डेबिट बैलेंस था, क्रेडिट हो गया, वो बैलेंस कितना हो गया, 0। रिकवरी कुछ दिखेगी नहीं, तो उस तक रिकवरी डिपार्टमेंट पहुंचेगा कैसे, लीगल एक्शन होगी कैसे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। इसीलिए बेटा बैड डेट्स की एंट्री बैंक में बहुत रेयरली होती है, बैड डेट्स की एंट्री बैंक में बहुत रेयरली होती है। लॉस असेट की एंट्री, मेजॉरिटी एंट्री किसके होते हैं, एनपीए के। डू यू अप्रिशिएट दिस, ऑलराइट, लेट्स गो ऑन। तो इसका शेड्यूल 16 में जाएगा, ये तो पता चल गया। और एक इफेक्ट कहां जाएगा, एडवांसेस। एडवांसेस का शेड्यूल नंबर कौन सा है, 9। गुड, आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स इज टू बी मेड 36.6%, हाईलाइट करके रखो। पी एंड एल अकाउंट में ये पार्ट बी में ही आ जाएगा, टोटल 2 में, हाँ या ना, ये टोटल 2 में ही आ जाएगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑफ ₹4,000 ऑन डाउटफुल डेट वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। इनकम रिकॉग्निशन क्राइटेरिया याद करो, इनकम रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, बैंकिंग का लेक्चर 1 याद करो। मैंने क्या बताया, जो एनपीए होते हैं उस पे इंटरेस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड नॉट ऑन ड्यू बेसिस बट ऑन रिसीव्ड बेसिस, कैश बेसिस। बट जो पीए होते हैं उस पर इनकम कैसे रिकॉग्नाइज होती है, ऑन एक्रूअल बेसिस। तो उन्होंने क्या बोला, इंटरेस्ट ऑफ 4,000 ऑन डाउटफुल डेट्स वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। मतलब ये जो डाउटफुल है उसका हमने क्रेडिट कर दिया था इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट कहां पे, यहां पर है क्या, 300 से यस। तो इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। इसमें से क्या करेंगे, माइनस। लकीली इधर बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोली है, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द बैलेंस शीट, बट मैं आपको एंट्री लिख कर देता हूं, वो लिख लीजिए। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट कितना आएगा बेटा जी, 4,000 है ना फिगर में। 2 क्या करेंगे, 2
एक्रूड इंटरेस्ट, क्योंकि हमने उसको रिसीवेबल दिखाया होगा ना। अरे झंडू बाम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रिसीवेबल गलती से दिखा दिया, एनपीए का इंटरेस्ट रिसीवेबल दिखा दिया, अब उसको रिवर्स करेंगे। सर ऐसा आपको कैसे पता कि वो रिसीवेबल ही होगा? सीधा सिंपल सा बात है, रॉन्गली बोला है तो रिसीवेबल ही होगा, क्योंकि एनपीए के ऊपर इंटरेस्ट कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं हम? रिसीव्ड बेसिस पर। रिसीव्ड हो गया तो सही है, तो गलत क्या हुआ होगा? जो एक्रूड हुआ है वो भी हमने रिकॉग्नाइज कर दिया। बेटा जी क्या अब इस लाइन से आपको और एक चीज पता चल रही है कि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? इनकम। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? इनकम। क्योंकि देखो डाउटफुल डेट्स मतलब ये क्या हुआ? एडवांस। एडवांस पर मिलने वाली इनकम मतलब मिलने वाला इंटरेस्ट क्या होगा? इनकम। तो इस लोन का रेफरेंस हमको यहां पर मिल रहा है ना, तो जाहिर सी बात है ये क्या है? इनकम। अब इसका शेड्यूल कौन सा आ जाएगा? 13 में लिखेंगे 300 और 300 में डिस्क्लोजर देंगे एडजस्टमेंट नंबर 5 का, और कितना लेस करेंगे? 4। अभी मेरी बात सुनना ध्यान से, ये प्रॉब्लम मैं दोबारा कल डिस्कस करूंगा। आज डिस्कशन फास्ट हुआ, बट इसका मतलब ये नहीं कि कल इसका कुछ यूजफुलनेस नहीं रहेगा, कल ये यूज होएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो टुमारो अगेन आई एम गोइंग टू डिस्कस इट। उसमें एक पॉइंट पेंडिंग है, विच विल डिस्कस इट टुमारो। इज दैट ओके? यस, थैंक यू सो मच।